नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। अंडरस्टैंड योर एनसीईआरटी की इस हमारी सीरीज में हम कक्षा 9 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने पिछले 3 अध्यायों को समझ लिया है और चौथा जो अध्याय था उसको हम समझ रहे थे, जिसके एक भाग के रूप में इस अध्याय को हमने पिछले वीडियो में समझा था। इस अध्याय का जो अगला बचा हुआ भाग है उसे इस वीडियो में आज हम देखने का प्रयास करेंगे, जो कि जलवायु चैप्टर है। तो चलिए इस अध्याय का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपने इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको आप अवश्य देखिए ताकि अगला जो इस चैप्टर का हिस्सा हो वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए और एक लिंक बना रहे। तो चलिए इस चैप्टर का बचा हुआ हिस्सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इन सभी जो ये बातें हैं इन सभी को हमने पार्ट जो इसका फर्स्ट था उसमें बहुत अच्छे से देखा था और उसको समझा था। जो बचा हुआ हिस्सा था वो यहाँ से था, भारतीय मानसून। अभी तक हमने जो इस चैप्टर में जलवायु को समझा था, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को समझा था। भारत में वे कौन कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते थे इसको हमने समझा था, और जेट स्ट्रीम इत्यादि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं उनको समझा था। इन सभी को समझने के पश्चात आज चैप्टर जो 4 है उसके पार्ट 2 के रूप में इस चैप्टर का अगला हिस्सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं भारतीय मानसून के बारे में। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। मानसूनी पवनें क्या है यह हम लोगों ने पहले देख लिया है कि वे पवनें जिनकी दिशा में वर्ष में कम से कम 2 बार पूर्ण परिवर्तन हो जाए। यदि कोई पवन एक मौसम में उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है तो वह दूसरे जो ऋतु या दूसरे मौसम में वह दक्षिण से जो है वो उत्तर बहने लगेगी, यानी कि उसकी दिशा में पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार की पवनों को मानसूनी पवनें कहा जाता है। तो जो भारतीय जलवायु है वह मानसूनी प्रकार की पवनों से प्रभावित है, यानी कि भारत पे चलने वाली जो पवनें होती हैं उनमें वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है उनकी दिशा में पूर्ण रूप से। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया। यहाँ पे मानसून जो शब्द है उसकी उत्पत्ति से संबंधित इस पैराग्राफ में बताया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि जो मानसून शब्द है यह सर्वप्रथम अरबवासियों ने दिया। यह अरबी शब्द मौसम से मिलकर बना है। अरबी जो लोग थे, जो व्यापारी थे, वह भारत व्यापार करने के लिए आते थे, जैसा कि हमने अपने प्राचीन इतिहास में जो पढ़ा था और उसे समझा था कि जो अरबवासी थे वह भारत में व्यापार करने आते थे और उस समय जहाज़ों के द्वारा जल के समुद्र मार्ग से ही व्यापार हुआ करता था। तो उन्होंने यह अंदाज़ा लगाया, उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत में आने के पश्चात इस क्षेत्र में जो भारतीय उपमहाद्वीप का संपूर्ण क्षेत्र है इसमें हवाओं में 2 बार परिवर्तन होता है, जिससे उनकी जो नाव चलती थी समुद्र में उनमें कभी कभी आसानी तो कभी कभी बहुत अधिक कठिनाई हो पड़ती थी। तो इस आधार पर उन्होंने जो हवाएं वर्ष में 2 बार जिनकी दिशा में परिवर्तन होता है उन्हीं हवाओं को मौसम कह दिया, उन्हीं हवाओं को मानसूनी हवाएं कह दिया। तो मानसून क्या होता है इसको हमने समझा। चलते हैं आगे। मानसून का जो प्रभाव है, मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण जो अक्षांश रेखा है उसके बीच में रहता है।
मानसून की जो प्रक्रिया है, मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। तो जो मानसूनी जलवायु होती है, जो मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है, उसका जो प्रभाव होता है वह संपूर्ण पृथ्वी पर 20 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है वो उत्तर और 20 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिण पे इसका प्रभाव होता है। अब समझ लेते हैं कि मानसून की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार से होती है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेद्री प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि उसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब क्षेत्र बनता है। इसे हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि किस प्रकार से मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, किस प्रकार से भारतीय जो स्थलीय उत्तर भारत का जो भाग है, तिब्बत का जो पठार है, उसमें किस प्रकार से गर्मी बढ़ती है और लो प्रेशर क्रिएट होता है, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में हाई प्रेशर उस वक्त रहता है, जिस कारण हिंद महासागर से हवाएं लगातार भारत के स्थल की ओर बढ़ती हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जिसे हम मानसूनी वर्षा कहते हैं। तो वही चीज़ इस पैराग्राफ में बताया गया है। अगला बिंदु हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त के 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टर्म आया है जिसे हम देखते हैं, इसे समझ लेते हैं कि यह क्या है। वह टर्म है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसको बोला जाता है, ITCZ इसको बोला जाता है। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यह क्या होता है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यह संपूर्ण पृथ्वी जैसे एक ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। इसके अतिरिक्त इधर से हम देखते हैं कि व्यापारिक पौने आती हैं। ये हमने देखा था अपने वीडियो में कि व्यापारिक पौने इस प्रकार से चलती हैं और इधर पे आकर इकट्ठा होकर इस दिशा की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर एक विषुवत रेखी पछुआ पवन चलती है। तो जब ये व्यापारिक पौने और ये विषुवत रेखी जो पछुआ पौने इस मतलब के ये जो विषुवत रेखा है इसके एकदम पैरेलल चलती है या इसके ऊपर से ही चलती है, तो ये व्यापारिक पौने और ये जो विषुवत रेखी जो पछुआ पवन है इसका जब मिश्रण होता है, इनका जो कन्वर्जेंस जोन होता है उसी को हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जब यह व्यापारिक पवन और ये पछुआ पवन जो है विषुवत रेखी यह जब जिस स्थान पर मिलती हैं तो उसी को ITC जोन कहा जाता है। यह जो क्षेत्र है वह इस प्रकार का होता है। इसके मध्य का जो क्षेत्र होता है इसको उत्तरी ITCZ कहते हैं और इस दक्षिणी अक्षांश में जो होती है इसको दक्षिणी ITCZ कहते हैं। और इसके मध्य का जो भाग होता है, ये वाला भाग जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि होता है, इसको बोला जाता है डोल ड्रम पेटी। यह शांत पेटी के नाम से भी जानी जाती है। इस क्षेत्र में हवाओं की जो गति होती है वह एकदम शांत होती है। तो ITCZ को हमने समझा, दक्षिणी ITCZ क्या होती है, उत्तरी ITCZ क्या होती है उसको हमने समझा। अब समझ लेते हैं कि यह भारतीय मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करती है। जैसे कि पुनः एक ग्लोब के ही माध्यम से हम देखते हैं कि जैसे अभी हमने देखा कि ITCZ जो है वो इस क्षेत्र में रहती है, परंतु हम जानते हैं कि सूर्य की जो गति होती है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य होती है। जब सूर्य जो है वह कर्क रेखा में यहाँ पे पहुँचता है तो इस क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा होती है और समस्त जो कटिबंध होते हैं, जो कटिबंधी पेटियाँ होती हैं, ताप पेटियाँ जो होती हैं वह खिसक कर उत्तर चली जाती हैं यहाँ पे। तो ये जो ITC अभी यहाँ बन रही है वह कुछ समय बाद जो है वह लगभग इधर बन जाती है, उत्तर भारत की तरफ। उत्तर भारत की तरफ जब यह ITC बन जाती है तो
इस क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी हो जाती है, और गर्मी होने का तात्पर्य है लो प्रेशर। लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जो इधर हिंद महासागर है इस साइड में, वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, जिसके कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस दिशा में हवाएं चलने लगती हैं और भारत में मानसूनी पौने पहुँचती हैं। तो इस प्रकार से हमने अत्यंत कम समय में परंतु अत्यंत मार्मिक तरीके से ITC-जेट को पढ़ लिया, और ITC-जेट की क्या जो विशेषता है और क्या उसका प्रभाव है भारतीय मानसून पर, उसको भी पढ़ लिया। जब हम लोग एडवांस ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें ITC-जेट को, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को और अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तथा इसके निर्माण के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ लेंगे। परंतु हमें ज्ञात है कि यहाँ हम सिर्फ अपना बेस क्लियर कर रहे हैं, जो कि सिविल सर्विस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इस पैराग्राफ को भी हमने समझा कि किस प्रकार से ITC-जेट जो है वह भारतीय मानसून पर प्रभाव डालती है। आगे देखते हैं। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। यह पैराग्राफ बता रहा है कि मेडागास्कर जो हिंद महासागर है, ये जैसे ये भारत हो गया और यहाँ पर मेडागास्कर का द्वीप है। तो मेडागास्कर के द्वीप के पास एक स्थान है मैस्करिन। मैस्करिन हाई बोलते हैं इसे, मैस्करिन उभार। तो यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो एक साइकिल होता है वह भारतीय मानसून को अत्यधिक रूप में प्रभावित करती है। यदि इस क्षेत्र में लो प्रेशर रहता है तो भारतीय जो मानसून होता है वह कम हो जाता है, उसका जो प्रभाव होता है वह कम हो जाता है। यदि इस क्षेत्र में हाई प्रेशर रहता है तो भारतीय मानसून की जो गति होती है वह तीव्र हो जाती है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है वह पैराग्राफ बताने की कोशिश कर रहा था, जिसे हमने समझ लिया। चलते हैं आगे, देखते हैं कि भारतीय मानसून की प्रक्रिया में अगला बिंदु क्या है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं का एक उच्च दाब का निर्माण होता है। इस पैराग्राफ को भी इसी के साथ हम देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय जो प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। इन दोनों बिंदुओं को हम सम्मिलित रूप में मिलाकर इन्हें समझते हैं। ये जो दोनों बिंदु हैं यह भारतीय मानसून का जो मैकेनिज्म है, जो उसका एक सिस्टम तंत्र है, उसको समझने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसमें से जो टी बिंदु है वह बोल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। तिब्बत का पठार जानते हैं कि वह लगभग 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, जिस कारण ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक सूर्यातप प्राप्त करने के कारण उसकी जो ऊष्मा होती है वह अत्यधिक बढ़ जाती है, जिससे संवहन धारा, जब गर्मी बढ़ेगी तो हवाएं ऊपर उठेंगी, जिसे हम संवहन धारा के नाम से जानते हैं। जब संवहन धारा ऊपर उठेगी तो ऊपर एक यानी कि वायुमंडल के ऊपर, नीचे तो लो प्रेशर बनेगा परंतु वायुमंडल के ऊपर एक हाई प्रेशर, जैसे ये कुछ डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे एक तिब्बत का पठार हो गया, यहाँ पर अत्यधिक सूर्यताप जो है वह अत्यधिक पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो है वह टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा, जिससे हवाएं जो होगी वो ऊपर की ओर उठेंगी, और वायुमंडल में जो है वह हाई प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ से हवाएं उठ जाएंगी तो ये स्थान खाली हो जाएगा, जिससे यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, और ऊपर जो है वह लगभग
9 किलोमीटर पर हाई प्रेशर का निर्माण करेंगे। हाई प्रेशर का निर्माण होने से हमें पता है कि प्रति चक्रवातीय दशा बनती है। हाई प्रेशर बनेगी तो जो वायु की दिशा होती है, जो वायु का चक्रण होता है, वह केंद्र से बाहर की ओर जाने लगता है। तो जब यहाँ पे 9 किलोमीटर के रेंज में आसपास में जब हाई प्रेशर बनता है, प्रति चक्रवाती जो है वह दशा उत्पन्न होती है, तो यहाँ से एक वहीं 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही एक जो धारा होती है वह चलने लगती है, और वह जो है वह उष्णकटिबंधी, वह जो धारा है, समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वह टेक्निकल ज़्यादा है। तो हमने क्या समझा कि जब सूर्यताप बढ़ता है तो जो तिब्बत का पठार है वह अत्यधिक गर्म हो जाता है। अत्यधिक गर्म होने से हवाएं ऊपर उठती हैं। हवाएं ऊपर उठने से 9 किलोमीटर आसपास में हवाएं एकत्र होती हैं, जिससे वहाँ हाई प्रेशर बन जाता है। और हाई प्रेशर बनने से प्रति चक्रवातीय जो है वह कंडीशन जो है क्रिएट हो जाती है। जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जब क्रिएट होती है तो उससे जो है एक धारा 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है। उसी जो धारा है उसको उष्णकटिबंधी पूर्वी जेट धारा के नाम से जानते हैं। यह जो धारा है उष्णकटिबंधी पूर्वी जेट धारा, यह इंडियन मानसून के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यह धारा जो है वह जो अभी हमने देखा था मैस्करिन हाई के आसपास, मैस्करिन हाई जो हमने मेडागास्कर देखा था, उस क्षेत्र में यह जो धारा है वह उतरती है, और वहाँ पर जो है धरातल पर वहाँ पे हाई प्रेशर का क्रिएट करती है। हाई प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे वहाँ से हवाएं जो है वह तिब्बत की पठार और उत्तर भारत में जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है उस तरफ हवाएं चलती हैं, और भारतीय क्षेत्र पर तीव्र वर्षा होती है, जिसे हम मानसूनी वर्षा के नाम से जानते हैं। तो यह हमने समझा कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करती है तथा यह किस प्रकार से उत्पन्न होती है। अभी इन टर्म का हम नाम समझ लेते हैं तथा इनके बारे में बेसिक जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। एडवांस ज्योग्राफी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो इस बारे में एक बहुत ही विस्तृत चर्चा की जाएगी, और काफ़ी विश्लेषणात्मक तरीके से इन सब की गहन चर्चा की जाएगी, जो कि हमारी एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। परंतु अभी भारतीय मानसून, जो भारत का भूगोल है, भारत की जो जलवायु है, उसके संबंध में एक बेस बनाने के क्रम में यहाँ तक का जो अध्ययन है वह अत्यधिक पर्याप्त होगा। तो आप अभी इसे समझिए तथा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है उसी के बारे में बताया है, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो चलिए चलते हैं आगे। इसके अतिरिक्त दक्षिण महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। यह बोल रहा है कि दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। यानी कि जो दक्षिणी महासागर है, जो हिंद महासागर है, उसके ऊपर दाब की अवस्था यानी कि जो प्रेशर होता है, उनकी अवस्था, उनकी कंडीशन में जब परिवर्तन होता है तो भारतीय मानसून में भी पर्याप्त परिवर्तन होता है। सामान्यतः जब दक्षिणी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में, हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में
निम्न दाब होता है, लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में यह नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा ताहिती के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर 2 से 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट पर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को इंसो यानी कि साउथ ऑक्सीलेशन कहा जाता है। यह एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ हमने पढ़ा। इसमें कई टेक्निकल चीज़ें हैं, कई अत्यधिक जो है वह ज्योग्राफी की और चीज़ें हैं। ज्योग्राफी में जो एडवांस क्लाइमेटोलॉजी हम जब पढ़ते हैं तो उसमें अत्यधिक जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनमें से इन चीज़ों को इस पैराग्राफ में डाला गया है। परंतु इंडियन जो मानसून है उसको समझने के लिए ये जो टर्म है वह अत्यधिक आवश्यक है। तो अब इस पूरे पैराग्राफ का जो एक्सप्लेनेशन है वह मैं अत्यधिक सरल और डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा, जिससे आपको इसे समझने में तथा इंडियन मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं, इस पूरे पैराग्राफ को समझते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या कहा गया है और इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें यह बोला गया है पैराग्राफ में कि जो दक्षिणी जो प्रशांत महासागर है, जो प्रशांत महासागर है कहीं पे अगर मैप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छे समझा सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में मैप है नहीं। कुछ इस मैप से हम कुछ कोशिश करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है प्रशांत महासागर आप देख रहे हैं, ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ये जो हिस्सा है इधर साइड का जो नहीं दिख रहा है इसमें, ये जो है इसको आप पूर्वी प्रशांत मानिए, पूर्वी प्रशांत। इधर जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है इस साइड में, इस क्षेत्र में जो है, और ये जो क्षेत्र है ये हिंद महासागर का आप क्षेत्र देख रहे हैं। ये पूर्वी जो हिंद महासागर का इस संपूर्ण क्षेत्र इधर दिख रहा है आपको, इसको दिख रहा है। इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में तापमान में जो अंतर होता है, तापमान में जो परिवर्तन होता है, वह भारतीय मानसून को अत्यधिक रूप में प्रभावित करता है। तापमान में परिवर्तन वायुदाब को प्रभावित करता है और वायुदाब में परिवर्तन वायु की दिशाओं को प्रभावित करता है, और वायु की दिशा जो होती है वह मानसून का निर्धारण करती है। जिस ओर वायु जाएगी उस ओर मानसून जाएगा। यदि वायु की दिशा ही पलट गई तो मानसून जाएगा ही नहीं। तो वही स्थिति इस क्षेत्र में होती है कि अब हम समझेंगे किस प्रकार से वायु की दिशा पलट जाती है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानसून जो होता है वह कमजोर पड़ जाता है। तो आइए समझते हैं। ये जो क्षेत्र है पूर्वी जो प्रशांत इधर का क्षेत्र है, यदि जो सामान्य स्थिति पहले हम बात कर लेते हैं, यदि इस क्षेत्र में जो है वह लो प्रेशर, इस क्षेत्र में लो प्रेशर और इस क्षेत्र में हाई प्रेशर, यदि ऐसी स्थिति रहती है, यानी कि यह क्षेत्र गर्म रहेगा और यह क्षेत्र ठंडा रहेगा, तभी तो यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा।
जब यहाँ पे लो प्रेशर होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर, तो आप यह जानते हैं कि हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर जाती है। तो इस क्षेत्र में जो है वह सर्वप्रथम हवा क्या होगी, उठेगी संवहन धारा के रूप में वायुमंडल में। लो प्रेशर है, स्थल पर लो प्रेशर है क्योंकि हवाओं की अनुपस्थिति है। और हवाओं की अनुपस्थिति क्यों है, क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर जा चुकी हैं। जब हवा ऊपर आएंगी तो इनकी दिशा फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाएंगी ये हवाएं। अब ये हवाएं इस तरीके से आती हैं और इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में इधर तक इनका प्रभाव जाता है और इस क्षेत्र में अपने साथ लाए गए जो नमी होती है इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा करती हैं और इस क्षेत्र का जो मानसून होता है उसको भी ये खींच के इधर लेकर जाती हैं। तो हमने समझा कि जो नॉर्मल स्थिति होती है क्या होती है कि इस क्षेत्र में पूर्वी प्रशांत में, इसको साफ करके और अच्छे समझाए, जो पूर्वी प्रशांत होता है यह क्षेत्र, यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर से हवाएं ऊपर उठेंगी और इस दिशा में जाएंगी, इस दिशा में जाएंगी और इस क्षेत्र में जो है वो बैठेंगी और बैठने से पहले ये हवाएं जो है वो अपने साथ लाई गई नमी को इस क्षेत्र में वर्षा करा देंगी और फिर ये हवा जो है वह इस प्रकार से इस दिशा में चलेगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं हवा उठ रही है, आ रही है, गिर रही है, फिर जा रही है। तो ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, एक साइकिल बन रही है, एक चक्र बन रहा है, संपूर्ण सेल बन रही है जिसको हम सेल बोल सकते हैं। तो इसी सेल को एक विद्वान हुए, उनका नाम था वाकर, उनका नाम था वाल्कर। तो उन्हीं के नाम पर इस सेल को वाल्कर सेल बोला गया। इसे आप लोग इस टर्म को कभी न कभी जरूर सुनेंगे जब क्लाइमेट पढ़ेंगे। तो जो है वाल्कर सेल इसको कहा गया। तो ये जो संपूर्ण सेल बन रही है इसको वाल्कर सेल बोला गया। तो नॉर्मल स्थिति क्या होती है कि समझ लिए कि इधर लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर। अब जो निगेटिव कंडीशन जब क्रिएट होती है तो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। इस क्षेत्र में निगेटिव कंडीशन में यही चीजें जस्ट उलट जाती हैं। इस क्षेत्र में जो है वह ठंड बढ़ जाती है और यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है और इस क्षेत्र में लो प्रेशर, जिस कारण हवाएं ऊपर उठेंगी और इस दिशा में जाएंगी इस प्रकार से, जिससे कि यह जो क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र होगा इसका मानसून प्रभावित हो जाएगा। और यही स्थिति जो है, तो इस पैराग्राफ में देखते हैं कि यही स्थिति पूरे संपूर्ण पैराग्राफ में बताई गई है कि किस प्रकार से दो क्षेत्रों के मध्य जब तापमान में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से जो मानसून होता है वह प्रभावित होता है, भारतीय मानसून। इसमें दक्षिणी दोलन, एल नीनो इत्यादि का नाम आया है, उसको भी हम समझ लेते हैं। एल नीनो जो है वह जो अभी हमने यह कॉन्सेप्ट बताया इससे पूरी तरीके से संबंधित है। यह कॉन्सेप्ट जो है वह, यह मैकेनिज्म जो है वह पूर्ण रूप से एल नीनो एक धारा है उसी पर निर्भर है। इस क्षेत्र में यहाँ पे जो दक्षिणी अमेरिका स्थित है उसका जो पेरू का तट है उसमें दक्षिण से उत्तर की ओर इस दिशा में एक धारा चलती है जिसे हम लानीना बोलते हैं। लानीना यह नॉर्मल कंडीशन है। जब लानीना बहती है तो वह नॉर्मल कंडीशन होते हैं, परंतु 3 से 5 वर्ष पश्चात इस धारा को एक धारा प्रतिस्थापित करके खुद बहने लगती है जो कि गर्म होती है, उसे हम अल नीनो बोलते हैं। इसी क्षेत्र में अल नीनो बहने से इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर होता है और इस क्षेत्र का टेम्परेचर पूरी तरीके से बदल जाता है, जिससे भारतीय जो मानसून होता है वह प्रभावित होता है। और जो दक्षिणी दोलन यानी कि साउथ ऑक्सीलेशन इसमें आया, जिसे हम इंसो
के नाम से भी जानते हैं, वह भी इसी से संबंधित है। दक्षिणी दोलन क्या होता है कि जब इस क्षेत्र का तापमान जो पूर्वी हिंद महासागर का क्षेत्र है और ये जो पूर्वी प्रशांत का क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों का जो तापमान जो होता है, जब वह परिवर्तित होता है, ऋणात्मक होता है, जो स्थिति अभी हमने बताई, तो उसी से संबंधित जो पूरा मैकेनिज्म होता है उसी को दक्षिणी दोलन बोला जाता है, जिसे साउथ ऑक्सीलेशन बोलते हैं। और अल नीनो और दक्षिणी दोलन का जो सम्मिलित प्रभाव होता है उसी को हम इंसो बोलते हैं। इंसो दो शब्दों से मिलकर बना है, इंसो यानी एल नीनो और सो मतलब साउथ ऑक्सीलेशन। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझा। अब चलते हैं आगे। आगे देखने का प्रयास करते हैं। इन सब टर्म को अभी हमने बेसिक रूप में समझा है, इस लेवल पर इतनी ही आवश्यकता थी। आगे जब एडवांस ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो इसको और अत्यधिक विस्तृत तरीके से हम समझाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर बेस बनाने की आवश्यकता है। इसके जो अभी हमने समझा है, इसके बाद यदि आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ समझ में आएगा, जिसके आधार पर आप एक बेसिक एंड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके आगे जो है वह चीज़ों को समझ सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि मानसून का जो आगमन और वापसी की, भारतीय मानसून कब आता है और कब इसकी वापसी होती है। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपरी प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है। इसे मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना कहते हैं तथा इसे मानसूनी पूर्व बौछार से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। इसके बाद यह दो भागों में बंट जाता है, अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा लगभग जो है वह 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई तट पर पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम तक पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसूनी पवनें पश्चिम के गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। मध्य जो जून तक अरब शाखा सौराष्ट्र, कच्छ तथा देश के मध्य भाग में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। यह एक संपूर्ण विस्तृत पैराग्राफ था जो भारतीय मानसून के आगमन तथा भारतीय मानसून के अलग अलग स्थानों पर पहुंचने की दिशा को निर्धारित करता है। इसे हम मैप के माध्यम से पहले देख लेते हैं। इस मैप जो है मानसून का आगमन, इसे हम देखते हैं। अब देखने का हम प्रयास करते हैं कि
सर्वप्रथम भारतीय मानसून जब इस दिशा से आता है तो यहाँ पर आने के बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, एक भाग इधर चला जाता है, एक भाग इधर। इस वाले भाग को अरब सागर शाखा बोला जाता है और इस वाले भाग को बंगाल की खाड़ी शाखा बोला जाता है। जो भारतीय मानसून है वह 1 जून को जो है वह केरल के तट पर पहुंचता है और केरल के तट के पहुंचने के बाद यह जो है वह भारत की ओर पश्चिमी घाट के समानांतर चलता जाता है। इसके बाद यह 10 जून के लगभग मुंबई में पहुंचता है और मुंबई के पहुंचने के बाद लगभग मध्य जून में यह गुजरात के जो कच्छ का एरिया है उस क्षेत्र में पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त जो है वह जो बंगाल की खाड़ी शाखा है वह असम क्षेत्र में पहुंच जाती है, जो कि लगभग जून के प्रथम सप्ताह में। और यहाँ पर जो ऊंची ऊंची जो घाटियाँ हैं, पर्वत हैं, उनसे यह टकराकर इसकी दिशा इस दिशा में मुड़ जाती है, यानी कि यह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है और यह उत्तरी जो गंगा का मैदान है वहाँ प्रवेश करती है, जो कि लगभग मध्य जून के आसपास यह उत्तर प्रदेश इत्यादि इलाकों में पहुँच जाती है और लगभग मध्य जुलाई तक जो भारतीय मानसून है वह समस्त भारत को अपनी चपेट में ले लेता है। तो मानसून के आगमन को हमने देखा कि किस प्रकार से मानसून आता है और कब कैसे कैसे संपूर्ण जो भारतीय क्षेत्र है उसमें अपने आप को व्याप्त करता है। अब देखते हैं आगे। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर में प्रारंभ होती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है, यानी कि उत्तर भारत से जो मानसून है वह सितंबर के प्रारंभ में लौटना शुरू हो जाता है और लगभग दिसंबर तक में संपूर्ण भारतीय क्षेत्र से मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। यह मानसून का जो एरिया है वह भारतीय जो द्वीप है उसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय द्वीपों में सबसे पहले वर्षा प्रारंभ होती है। मानसून इस क्षेत्रों में सबसे पहले आता है तथा मानसून वापसी के क्रम में भी इस क्षेत्र में अत्यधिक लेट से यानी लगभग दिसंबर से लेकर जनवरी प्रथम सप्ताह तक में इस क्षेत्र से जाता है। भारत में ऋतुओं के बारे में अब हम जान लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता होती है तथा यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रतिरूपों में भिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं की पहचान की जा सकती है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ अन्य क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन और वापसी के का जो काल होता है उनको हम ऋतुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सर्वप्रथम यह समझते हैं कि भारतीय क्षेत्र में कुल मिलाकर 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। एक शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तथा मानसून का जो एक आगमन का पीरियड होता है उसकी जो ऋतु होती है तथा मानसून के जो प्रतिस्थापन का मानसून के वापस लौटने का जो एक पीरियड होता है उसकी एक ऋतु। कुल मिलाकर 4 ऋतुएं होती हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम शीत ऋतु को समझने का प्रयास करते हैं।
उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक चलती रहती है। भारत के ऊपरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी में सबसे ठंड महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दिन गर्म एवं रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश में अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ पर ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। जो शीत ऋतु है उसकी कुछ विशेषताएं इन पैराग्राफों में बताई गई है, जिसको अब हमने पढ़ा। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि शीत ऋतु जो होता है वह दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत की ओर बढ़ने पर लगातार तापमान में गिरावट आती है। चेन्नई के तट का जो औसत टेम्परेचर होता है वह 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, जबकि उत्तर भारत का जो टेम्परेचर होता है वह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य का होता है। हिमालय के ऊपरी ढालों में हिम के रूप में वर्षा भी होती है, यानी हिमपात होता है। जो शीत ऋतु है भारत की, वह लगभग संपूर्ण जो ऋतु है वह शुष्क ऋतु होती है, यानी कि इस ऋतु में वर्षा नहीं होती, क्योंकि इस ऋतु में संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है। और व्यापारिक पवनें क्या होती हैं यह हमने देखा था कि जैसे ये विषुवत रेखा हो गई, तो इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरीके से हवाएं चलती हैं, जिसे व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो ये हवाएं मुख्यतः स्थलीय भाग से आती हैं, और वह स्थलीय भाग से आने के कारण इनमें नमी नहीं होती है, और नमी नहीं होने के कारण ये वर्षा कराने में सक्षम नहीं होती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा। अब देखते हैं आगे कि शीत ऋतु में अन्य क्या विशेषताएं हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिससे हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम के गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इन मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रवणता वाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। यह जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ है, उससे इस वीडियो के इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने इस पे एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था कि यह देखा था कि जो भूमध्य सागरीय इलाका होता है उसके आसपास जो है वो एक मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक चक्रवाती स्थिति बनती है, जिसके माध्यम से जो पवन है वह इस क्षेत्र में बहने वाली जो जेट स्ट्रीम होती है उसके माध्यम से, जो पछुआ जेट स्ट्रीम होती है उसकी सहायता से वह भूमध्य सागर से वह चक्रवाती जो दशा होती है वह पूर्व की ओर जेट स्ट्रीम के माध्यम से आती है और भारत के उत्तरी भारतीय इलाकों में जो है वह वर्षा करती है शीत ऋतु में, जिसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है।
इसके कारण शीत काल में मैदानों में वर्षा होती है, यानी कि जो भी मैंने बताया कि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उसके कारण उत्तरी मैदान में वर्षा होती है। पर्वतों पर हिमपात जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो महासागरीय जलवायु होती है वह अत्यधिक सम जलवायु होती है, जिसके जो मौसम होता है, जिसका जो तापमान होता है वह काफ़ी उसमें चेंज नहीं होता, उसमें जो एक स्थिरता देखी जाती है। तो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है उसके साथ यही स्थिति देखी जाती है। तो संपूर्ण शीत ऋतु को हमने समझा। अब आगे चलते हैं, ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखते हैं। तो चलिए ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखते हैं। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। जो सूर्य होता है वह कर्क और मकर रेखा के मध्य गति करता रहता है। जब सूर्य जो होता है वह कर्क रेखा की ओर आगे बढ़ता है तो उत्तर भारत में तापमान अधिक हो जाता है, और जो ताप पेटियाँ होती हैं, हमने पहले भी बताया कि वो उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, जिसके कारण उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु का जो प्रभाव होता है वह आ जाता है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस, अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिम भाग का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण ताप में जो अंतर होता है वह कम पाया जाता है। तो किस प्रकार से हमने देखा कि संपूर्ण भारत में तापीय जो विविधता पाई जाती है। देश का जो ऊपरी भाग है, ग्रीष्मकाल के तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिमी थार रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं पश्चिम पूर्व की पटना, छोटा नागपुर पठार तक कम दाब का एक लंबवत क्षेत्र जो होता है वह बन जाता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। यह धूल भरी गर्म शुष्क पवनें हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तर भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं और अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काला वैशाखी कहा जाता है। जो ग्रीष्म ऋतु होता है उसका जो एक प्रमुख लक्षण होता है वह लू होता है, जो कि एक गर्म हवा है, जो एक अस्थायी हवा है जिसमें धूल भरी आंधियां चलती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। कभी कभी यह जानलेवा भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में भारतीय क्षेत्र में जो
वो कुछ हवाएं चलती हैं जिसके माध्यम से अल्पकाल के लिए बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है, जिससे मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है और उत्तर भारत के लोगों को प्रचंड पड़ रही गर्मी से निजात मिलती है कुछ समय के लिए। यह जो वर्षा होती है यह संवहनी वर्षा के रूप में होती है, जिसमें गरज चमक अत्यधिक मात्रा में होती है। यह जो वर्षा है वह बैसाख के महीने में होने के कारण भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे पश्चिम बंगाल इत्यादि में इसे काला बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के जो अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। इसे आम्र जो वर्षा या आम्रवृष्टि भी कहा जाता है। अब वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जो होता है, वर्षा ऋतु को हम देखते हैं। वर्षा ऋतु को अभी हमने अत्यधिक विस्तृत रूप में समझा कि किस प्रकार से भारत में मानसून का आगमन होता है, कौन कौन से कारक उसे प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त यह किस समय किस महीने में संपूर्ण भारत में आता है और कब इसकी वापसी होती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अभी हमने ली। उन्हीं क्षेत्रों को इस जो पैराग्राफ में है उसमें बताया गया है। तो देख लेते हैं। सर्वप्रथम इस ऊपर का जो क्षेत्र है उसमें तो मानसून जो पवनें होती हैं वो किस प्रकार से आती हैं, क्या है इसमें बताया गया है। हम यहाँ से देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर प्रवाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम में प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है, यानी कि बम्बई क्षेत्र जो होता है, सह्याद्री पर्वत का जो पश्चिमी भाग होता है, दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। ये क्षेत्र वृष्टि छाया के अंतर्गत आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व का सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की पूर्वी घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। वर्षा में विराम यानी कि जब मानसून आता है कुछ दिनों तक, लगभग 10 से 15 दिनों तक संपूर्ण क्षेत्र में भारी बरसात होती है, परंतु इसके बाद कुछ समय के लिए बरसात रुक जाती है या बहुत कम हो जाती है, जिसे वर्षा में विराम कहा जाता है। इस प्रकार इसमें आर्द्र शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इनके अक्ष उत्तर दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून का गर्त का अक्ष जो होता है वह मैदान के उत्तर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान माल की क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है।
मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों में अव्यवस्थित कर देता है। यह जो पैराग्राफ है यह मानसून की जो एक विशेषता है उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा है तथा मानसून के दौरान मानसूनी वर्षा में अल्पकाल के लिए आए एक लघु विराम के बारे में भी हमें समझाने की कोशिश करता है तथा उस मैकेनिज्म को समझा रहा है कि किस प्रकार से मानसून के दौरान कुछ समय के लिए मानसून में विराम होता है। यह विराम जो है वह मानसूनी जो गर्त होती है, मानसूनी गर्त की दिशा में उत्तर दक्षिण की दिशा में जो स्थानांतरण होता है उसके प्रभाव से होती है। जब जो मानसूनी गर्त होती है, यानी कि मानसूनी गर्त से हमारा तात्पर्य है निम्न वायुदाब, लो प्रेशर से। जब लो प्रेशर जो एरिया होता है जब वह उत्तर की मैदान की ओर होता है तो इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है, परंतु जब यह लो प्रेशर जोन जो होता है वह आगे बढ़कर हिमालय क्षेत्र में चला जाता है, हिमालय के तराई क्षेत्रों में चला जाता है, तो उत्तर के मैदान तथा जो मध्य भारत का एरिया होता है उसमें वर्षा रुक जाती है कुछ समय के लिए, जिससे यहाँ पर जो है वर्षा कम होने से और जो मानसूनी गर्त है यानी कि लो प्रेशर एरिया है वह हिमालय की ओर चला जाता है और हिमालय की ओर अत्यधिक वर्षा होती है। हिमालय की ओर अत्यधिक वर्षा होने से हम जानते हैं कि जो नदियां हैं वह उत्तर भारत की वह हिमालयी क्षेत्रों से आती है, जो हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने से अत्यधिक मात्रा में जल अपने साथ लाएंगी और जल लाने से जो उत्तर का मैदान है यह बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त इस पैराग्राफ में मानसून की विशेषता में बताया गया कि इसमें काफ़ी अनिश्चितता होती है, जिस अनिश्चितता के कारण भारतीय किसानों को कभी कभी अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अगली जो हमारी अंतिम ऋतु है वह है मानसून की वापसी ऋतु यानी परिवर्तनीय मौसम। इसके बारे में हमने अभी सब समझा था। इस पैराग्राफ में एक ऋतु के रूप में इसे समझते हैं। जो अक्टूबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली जो है इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें उत्तर का मैदान छोड़ देती है। जो अभी तक मानसूनी ऋतु में हमने देखा कि किस प्रकार से मानसूनी गर्त यानी कि जो निम्न वायुदाब का एरिया होता है वह उत्तर भारत में छाया रहता है, जिसके कारण मानसूनी पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। परंतु जब से ही सूर्य की जो दिशा है वह मकर रेखा की ओर बढ़ती है यानी कि सूर्य दक्षिण की ओर जाता है तो संपूर्ण उत्तर भारत का क्षेत्र शीत ऋतु के चपेट में आने लगता है और वहाँ की जो वायुदाब होती है वह उच्च होने लगती है, जिस कारण जो मानसूनी गर्त होता है वह शिथिल पड़ने लगता है और वह मानसूनी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में भी असमर्थ होने लगता है धीरे धीरे, जिससे मानसूनी पवनें जो होती हैं वह लौटने लगती हैं और अक्टूबर के माह तक संपूर्ण उत्तर के मैदान से मानसूनी पवनें वापस जा चुकी होती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रात ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है।
उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम जो होता है वह असह्य हो जाता है। इसमें सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। क्या आप जानते हैं कि मानसीनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां स्टैलेग्माइट एवं स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए यह प्रसिद्ध है। स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट जो होता है यह एक प्रकार की निक्षेपणात्मक डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म स्थलाकृति होती है जो चूना प्रदेशों में पाई जाती है। यह जो चूना प्रदेश होते हैं उसके अंतर्गत अंदर एक कंदरा का निर्माण हो जाता है जिससे पानी रिसता है और चूना जो है वह इस प्रकार से लटकता है। इसी को स्टैलेग्माइट बोला जाता है, इसको स्टैलेक्टाइट बोला जाता है। और जो नीचे की ओर होती हैं, जब टपक के ये नीचे की ओर इस प्रकार से जो जम जाती हैं उसको स्टैलेग्माइट बोला जाता है। कभी कभी ये एक दूसरे से मिल जाती हैं तो इसे भूस्तंभ भी बोला जाता है। तो यह एक एडवांस जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट था जिसे हमने समझ लिया छोटा सा। चलते हैं आगे। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है तथा स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान महासागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। इस पैराग्राफ में इस ऋतु में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो लो प्रेशर जोन होता है जो अभी तक उत्तर भारत में रहता है वह धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित होता है जिससे यहाँ चक्रवाती दशाएं उत्पन्न होती है और यह चक्रवात धीरे धीरे भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ता है और व्यापक जान माल की हानि होती है। इसके अतिरिक्त इन जो मानचित्र हैं इसमें वर्षा की मात्रा इत्यादि को दर्शाया गया है जिसे आप देखिएगा। अब चलते हैं हम आगे। अब इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक बचा है वह है वर्षा का वितरण। इसमें देखते हैं पश्चिम तट के भागों में उत्तर पूर्व भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब हरियाणा गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी कि पश्चिमी तट के जो भाग हैं, उत्तर पूर्व भारत के जो भाग हैं उसमें लगभग 400 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, परंतु भारत के ही हिस्से पंजाब हरियाणा तथा जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जो कि वर्षा की परिवर्तनीयता को दर्शाता है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा जो हो सामान्य रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? क्योंकि यह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? यह वृष्टि छाया प्रदेशों में पाए जाते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है कि जिस दिशा से पवन वर्षा की पवनें आ रही हैं उसके यदि बीच में कोई पर्वत पड़ जाए तो इस साइड में तो वर्षा होगी परंतु इस साइड में वर्षा नहीं होगी, तो इस साइड को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों में तक सीमित ही रहता है। वर्षा की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे राजस्थान, गुजरात, कच्छ तथा
गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों में वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एकता का परिचायक एक पैराग्राफ है, इसको हम देख लेते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों के कारण भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर उच्च तापमान बना रहता है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीन ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दशा में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशा का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उसके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदियाँ, घाटियाँ जो कि इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई के नाम से जाना जाता है। तो इस संपूर्ण चैप्टर को, जो कि क्लाइमेट नाम से था, उसको हमने पढ़ा, उसको समझा, भारतीय क्लाइमेट को समझा, भारतीय क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारकों को समझा, भारतीय मानसून को समझा, भारतीय मानसून के मैकेनिज्म को एक बेसिक लेवल में समझा तथा भारत की ऋतुओं को भी हमने समझा। इस तरह यह हमारा संपूर्ण जो चैप्टर है वह समाप्त होता है। इस चैप्टर में कुछ अभ्यास प्रश्न है जिसको आप लोग करिए तथा इसके जो आंसर हैं उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डालिए। तो अब इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।